ओम। परिवर्तन, भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 7वां भाग, विषय संख्या 2, महाभारत काल से 19वीं सदी तक का परिवर्तन काल, खंड 3। अश्वमेध यज्ञ का वास्तविक अर्थ अपने क्षेत्रीय धर्म की उन्नति और राज्य का विस्तार करना था। उसका अनर्थ करके यज्ञ में घोड़े की आहुति देना कर दिया गया। ऐसे अनेक विनाशकारी अर्थों से लोगों की श्रद्धा, विश्वास, आस्था वेदों के प्रति कम होती गई। इस कार्य में पुराणों आदि का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। यह बताना ठीक तो बहुत मुश्किल है कि पुराण कब लिखे गए, और यह बताना अत्यंत कठिन है कि क्या ये मूल रूप में भी ऐसे ही थे या इनकी भी व्याख्या करते समय भूल हुई, हानि हुई। पर यह जरूर कहा जा सकता है कि पुराणों को हिंदू धर्म के ग्रंथ बताकर जरूर हिंदू समाज की बहुत हानि हुई। किसने मिलावट की कह नहीं सकते, किंतु जो आज उपलब्ध है उनको देखकर कोई इन पर कैसे धर्म ग्रंथ के रूप में विश्वास करेगा। अनेक ऐसी मान्यताएं धर्म के नाम पर प्रचलित कर दी गई, जैसे समुद्र पार करने से धर्म नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप हमारा विदेश में आना जाना कम होता गया और हम व्यापार में कमजोर होते चले गए। इस कारण अन्य देशों के लोग व्यापार के रूप में भारत आने लगे। सबसे पहले अरब व्यापारी केरल के कालीकट तट पर आए, व्यापार शुरू किया, साथ ही अपने साथ वहां का मुस्लिम धर्म भी लाए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ खेती शुरू की। यहाँ की छोटी जातियाँ जो ऊंच नीच छुआछूत का शिकार हो चुकी थी, उनको मुस्लिम बनाया, अपनी जनसंख्या बढ़ानी शुरू कर दी। इसी समय भारत में बौद्ध मत तेजी से फैल रहा था। बौद्ध धर्म का भारत में प्रचार प्रसार बढ़ने की जो सबसे बड़ी हानि हुई, उनमें से एक है सम्राट अशोक का बौद्ध मत ग्रहण कर लेना। अहिंसा वेदों के ज्ञान का भाग है, किंतु अधूरा ज्ञान हमेशा हानि पहुंचाता है। यहाँ भी लगभग ऐसा ही हुआ। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाकर अपना राजधर्म भूल गया। उसने अपना विस्तार छोड़ दिया, युद्ध आदि छोड़ दिए, सैनिक की क्षमताएं कम होने लगी, हथियारों में जंग लगने लगे। विरोधियों को हमारे देश में आने के रास्ते आसान बनते गए। ऐसे में खुद के ही क्षत्रप भी बागी हो गए। अशोक तो अपने शासनकाल में राजा बना रहा, पर उसकी मृत्यु के 40-45 वर्षों बाद शानदार मौर्य साम्राज्य ताश के पत्तों की भांति ढह गया, जिसके लिए अशोक की गलत व्याख्या वाली अहिंसा की नीति को ही कारण मानना होगा। यहाँ से मजबूत भारतवर्ष की कमजोर सत्ताओं का काल शुरू हो चुका था, और वेद के गलत अर्थों के चलते पैदा हुए बौद्ध मत को मानने से भारतवर्ष अपने सबसे बड़े विनाश की ओर बढ़ चला। वस्तुतः अहिंसा व्यक्तिगत धर्म है, व्यवहार है, राज्य और सत्ताओं की जरूरत नहीं। न ही वेद में उसे राज्य के लिए उल्लिखित बिंदुओं में अंकित किया गया था। किंतु अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात सब विपरीत दिशाओं में जाने लगे और मंगोल आक्रांताओं के आक्रमण शुरू हुए। मोहम्मद गोरी के आक्रमण, महमूद गजनवी के आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। उस प्रारंभिक दौर में उनका मुख्य उद्देश्य हमारी विशाल वैभवशाली धन संपदा को लूटना ही था। वे अपनी सेना लेकर आते थे और हमारे बड़े बड़े मंदिरों में रखी अकूत दौलत और शहरों कस्बों को उजाड़ कर उनकी धन संपत्ति लूट कर चले जाते थे। उन्होंने इन लूट के दौरान में अपना कोई मजबूत विरोध न होने की स्थितियों को देखकर यह महसूस कर लिया था कि यहाँ की राजसत्ताएं काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। इन यात्राओं में उन्होंने उस समय की हमारी सामाजिक कमजोरियों को भी अच्छी प्रकार से समझ लिया था। हमारे जातियों में बटे समाज की स्थिति देखकर उन्हें यह लोभ आ गया कि क्यों न यहीं का शासक बनकर रह जाए। हमारे देश पर विदेशी लुटेरों के आक्रमण तो ईसा पूर्व ही आरंभ हो गए थे।
ईसा पूर्व 365 में यूनानी हमलावर सिकंदर ने पश्चिमी सीमाओं पर हमला किया। ईसा पूर्व 160 में मितेंडर और डमेंट्रियस, फिर शक और कुशान आए। इन सभी की मंशा यहाँ की बेहिसाब धन दौलत लूटने की ही थी। प्रशासनिक अधिकार की बात करें तो सबसे पहले 711 ईस्वी में अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी कमजोरियों का लाभ उठाते हुए सिंध पर अपना अधिकार किया। समय समय पर अन्य मुस्लिम आक्रांता आते रहे, लूट का माल ले जाते रहे और शासन भी करते रहे। भारत में अपने शासन की सीमाएं बढ़ाते रहे। हमारी राजनैतिक और सामाजिक परिस्थिति यह हो चुकी थी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हमारे ऊपर कोई और शासन कर रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे अपने ही लोगों की सहायता और गद्दारी से अलग अलग राजवंशों का हमारे देश पर अधिकार होता चला गया। वर्ष 1526 में इब्राहिम लोदी का भारत पर शासन था। 1526 में बाबर नाम के एक मुगल सेनापति ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और फिर इसी मुगल राजवंश ने सन 1857 तक नाम के तौर पर ही सही मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने राज्य किया। हालांकि काफ़ी पूर्व ही सन 1757 में अंग्रेजों के पास भारत की वास्तविक सत्ता आ चुकी थी, फिर भी उन्होंने बादशाह के दर्जे को अपनी सुविधा के लिए बनाए रखा। सन 1858 में विद्रोह के बाद उन्होंने बादशाह को काला पानी की सजा दे दी। इससे पूरी तरह मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और अंग्रेजों का भारत पर एक छत्र राज्य हो गया। मुगल सत्ताओं के रहते अंग्रेजी शासन की स्थापना के बारे में चर्चा करें तो जब मुगल शासक जहांगीर का राज्य था, उस समय में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। तब उस समय सन 1615 में एक प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्य की नींव अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रखी गई। सन 1643 तक शाहजहां आदि बादशाह अंग्रेजों के व्यापार को भारत के अन्य प्रदेशों में बढ़ाने का अधिकार देते रहे। फर्रुखसियर ने उनको और अधिकार दिए। सन 1767 में उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व रेवेन्यू एकत्र करने के अधिकार प्रदान कर दिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता का स्थानीय स्तर पर औपचारिक आरंभ हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूरे भारत पर अपना अधिकार करने के लिए युद्ध लड़े, कूटनीति का प्रयोग किया, अपनी सेना को मजबूत किया, भारत के छोटे राज्यों के अधिकारों को सेना के बल पर अपने साथ मिलाना शुरू किया। कुछ को कानून बनाकर, कुछ से सुरक्षा संबंधी समझौता करके, कुछ को जबरन और कुछ को धन आदि का लालच देकर। इस समय तक अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ चुके थे। अपनी अदालतें बना ली गई और वे खुद के ही न्यायाधीश बन गए। भारतीयों को दंड देना उनका प्रतिदिन का कार्य बन गया था ताकि खौफ बरकरार रखा जा सके। हमारी एकता बिल्कुल नहीं थी। हम धर्म के नाम पर बटे थे, जातियों और पृथक पृथक देवताओं के नाम पर बिखरे थे। छोटे छोटे राज्य और रजवाड़ों का ध्यान केवल अपनी राज्य की सत्ता बचाने मात्र पर था। अशिक्षित लोगों का मुख्य ध्येय रोजी रोटी कमाने तक सीमित था। कोई अंग्रेजी फौज में सैनिक बनकर काम कर रहा था, कोई अंग्रेजी सरकार में क्लर्क बनकर। काफ़ी पदों पर अंग्रेजों ने भारतीयों को रखकर उनको अपनी ओर रखने की कोशिश की, जो सफल भी हुई। सेना में उच्च पदों पर ब्रिटिश तथा सिपाही एवं अन्य कार्य में लगे भारतीय ही थे। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ये अंग्रेजों का भारत पर अपनी राजसत्ता कायम करने के लिए पहला युद्ध था। सजी धजी अंग्रेज सेना ने नवाब की सेना के पांव उखाड़कर अपना अधिकार जमा लिया। पर इस युद्ध में देखने की बात जो थी वह थी भारतीयों की भूमिका।
अंग्रेजी सेना में भी भारतीय सिपाही थे, नवाब की सेना में भी भारतीय सिपाही थे, और उनको यह भी ज्ञान नहीं था कि ये दोनों विदेशी सेनाएं हमारे देश पर अपना अधिकार करने के लिए ही लड़ रही है। कोई यह सोचने वाला नहीं था कि हमें अपने देश में अपनी राज्य सत्ता के लिए लड़ना चाहिए। दोनों सेनाओं का संख्या बल मुश्किल से हमारी कुल जनसंख्या का 1% से भी कम रहा होगा, पर अंग्रेज भारत की भूमि पर भारतीयों के कंधों पर सवार होकर ही भारतीयों का दमन करने में और यहाँ की सत्ता पर अपना अधिकार करने में सफल हो गए थे। इससे अधिक दुर्गति की कहानी और क्या होगी। संक्षेप में बिंदु कहें तो इन सभी के निम्न मुख्य प्रभाव रहे। आर्यावर्त के चक्रवर्ती साम्राज्य की समाप्ति और छोटे छोटे कमजोर शासकों का उदय हुआ। वेद के नाम पर अवैदिक व्यक्तिवादी विचारधारा के मतों का विदेशों में उदय और भारत में अनेक मतपंथों का बनते चले गए। राजाओं के प्रश्रय के बिना गुरुकुलीय शिक्षा केंद्रों का कमजोर पड़ गए। मजबूत प्रशासनिक शक्ति के अभाव में पहले विदेशी अरब व्यापारियों का भारत में आना, यहाँ से अकूत धन दौलत लूट कर ले जाना, यहाँ की कमजोरियों को देखकर यहाँ के राजाओं को हराकर अपने सत्ता स्थापित करना और बाद में अंग्रेजों द्वारा भी ठीक इसी तरीके से अपने सत्ता स्थापित करने के लिए व्यापार के लिए आना और अंततः अपने सत्ता स्थापित कर लेना क्रमशः।